नाश्ता भी खत्म होने पर है और चर्चा भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2024 की लड़ाई में मुद्दा हो क्या सकता है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के पहले शायद ही नॉर्थ ईस्ट को कभी राष्ट्रीय राजनीति में तवज्जो दिया। थोड़ा बहुत आसाम को तवज्जो मिलता था, बाकी किसी स्टेट को तवज्जो नहीं मिलता था। लुक फॉर ईस्ट एक पॉलिसी आई, इस गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ध्यान दिया और ऐसा कहा जाने लगा कि इंटरनेशनल लेवल पर अब जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र जो होगा वो गल्फ से उठकर इधर शिफ्ट हो रहा है। खैर वो तो क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, या मैं नहीं जानता। मणिपुर इस समय हॉटकेक बना हुआ है और आज की तारीख में राजीव जी, मेरा मत है कि आज की तारीख में अगर जो अभी के अभी चुनाव हो जाए तो नेशनल लेवल पर मणिपुर ही मुद्दा होगा जी। लेकिन इस देश ने देखा है, हम लोग इसके गवाह हैं कि चुनाव हुआ तो पुलवामा पर चुनाव हो गया। चुनाव के समय यह भी होता है कि पीओके में घुस जाएंगे। चुनाव के पहले यह भी होता रहा है कि जो कभी नहीं हुआ, जिसकी कल्पना लोग नहीं करते थे कि गरीब अनारक्षित वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। तो क्या लगता है आखिर में कहां माने कौन से कोई अस्थाई मुद्दा होगा या 2024 के समय तात्कालिक मुद्दे खड़े होंगे और वोटिंग उस आधार पे हो जाएगा? क्या अनुभव कहता है? महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है विपक्ष के लिए, जिसको भुनाएगी तो शायद कुछ वहां पर अच्छा सुनने और देखने में अच्छा लगेगा, मगर अंततः चुनाव जो है वह हिंदू और मुस्लिम के फैक्टर पर ही होगी। एकदम ये क्लियर है। राम मंदिर कब इसका ये हो रहा है, यही 2024 का स्टार्टिंग में ही होगा। हाँ जी, और उसके बाद देखेंगे राम मंदिर नहीं, राम मंदिर तो माहौल क्रिएट करेगा ना। मणिपुर 6 महीना मुद्दा नहीं चल सकता है। अब कोई इस देश में प्रत्येक सप्ताह में एक नया मुद्दा आता है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये देखना मिलता होगा। है नहीं, कितना मिलेगा वो देखना होगा। दूसरी बात ये है कि विपक्षी दलों का प्रयोग कितना सफल हो पाएगा, नहीं सफल हो पाएगा। लेकिन एक बात तय है जो मुझे समझ में आती है, 2014 और 2019 वाली स्थिति बीजेपी के पास नहीं है। 2024 थोड़ा मुश्किल है। अब उसको आप थोड़ा मुश्किल कहिए, ज्यादा मुश्किल कहिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कांग्रेस मुश्किल पैदा कर रही है इसमें। 2024 अगर आसान नहीं है। नीतीश और केजरीवाल को अगर कांग्रेस यह कह सकते हैं कि मजबूरी। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 2024 बीजेपी के लिए माने एनडीए के लिए करो या मरो है, या कथित इंडिया के लिए करो या मरो है? नहीं, करो या मरो तो कथित इंडिया के लिए है ना। उसको पाना है, उसकी लड़ाई एक ऐसे राजनीतिक खेमे से और खासकर एक ऐसे राजनीतिक दल से है जो 10 सालों से लगातार सत्ता में है और जिसके पास तिक्रम के लिए बहुत सारी रणनीति है। बिल्कुल, करो या मरो की स्थिति इंडिया के लिए है, ये डॉट डॉट वाली इंडिया के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जद्दोजहद कर रहा है अपने आप को फाइट में लाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि फाइट एक तरफा ना हो। ये इंडिया वाले जो नेता हैं इनको ये लग रहा है कि अभी तो ईडी सीबीआई भेज रहा है, 2024 जीत गया तो जेले भेज देगा पूरा का पूरा। ये डर है। देखिए, वंशवाद और भ्रष्टाचार, ये कोई शक नहीं है कि भाजपा की तरफ भी है। देखिए, ईडी सीबीआई अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो रंजीत सिन्हा के समय में ही ना तोता वाला प्रकरण आया था। और रंजीत सिन्हा किस पार्टी से क्लोज माने जाते हैं? देखिए राजीव जी, ईडी और सीबीआई को लेकर जो इस समय जो नैरेटिव सेट किया गया है और जो पहले नैरेटिव, ईडी और सीबीआई का जो मेरा मत है कि हमेशा उपयोग और दुरुपयोग होते रहा है। सत्ताएं इसका उपयोग दुरुपयोग करती हैं और कांग्रेस के समय ही इसको कहा गया था पिंजड़े में बंद तोता। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है कि पहले ये होता था कि जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता था वो चुप हो जाता था, क्योंकि वो उसको लगता था कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। अब क्या हो रहा है कि जब पकड़ा जा रहा है तो वो मुखर होके कह रहा है कि चूंकि हम अपोजिशन में हैं जी, इसलिए हम पकड़े गए। जो सत्ता के साथ हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। जबकि मेरे पास कुछ एक ऐसे एग्जांपल हैं कि बीजेपी वाले नेताओं के यहाँ भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा। एक तो बिहार में ही है जो एमएलसी हुए, टिकट मिलने के पहले ही छापा पड़ा था, उसके बावजूद तो। और मेरा ये निजी मत है कि
सबके यहाँ ईडी सीबीआई कुछ जाके उखाड़ नहीं सकती है। देखिए लालू जी के यहाँ जैसे लालू जी के यहाँ पहली बार सीबीआई कब पहुंची? 95 से पहले। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए ना, नीतीश कुमार के पार्टी के कितने नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई गई बिल्कुल है? नहीं, बहुत कम। लालू जी की ही पार्टी को ले लीजिए तो लालू प्रसाद यादव और इनके एक दो जो वैसे सुनील सिंह और नाम हैं, उसके अलावा उस पार्टी में बहुत दिग्गज और बहुत पुराने नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं उस पार्टी के, जगदानंद सिंह, उनके यहाँ ईडी सीबीआई एक बार गई है। 30 साल से तो हम जान रहे हैं कि जगदानंद सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और लालू यादव जब तक राजद का शासन रहा अक्षुण्ण उनका मंत्रिमंडल रहता था। रामचंद्र पूर्वे के यहाँ की, ममता बनर्जी की कितने पॉलिटिकल पार्टी, कितने लीडर्स के यहाँ ईडी सीबीआई, कांग्रेस के लेकिन है क्या कि एक नैरेटिव सेट किया गया है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल पड़ा है कि जो लोग अपोजिशन में है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन इसको सबसे ज्यादा लालू परिवार भुनाती है। मैं ये समझना चाहता हूं आप लोगों से कि 2024 में मोदी जी के सामने जो विपक्षी एकता उठ के खड़ी हुई है और जो लोगों की समझ बन रही है कि आने वाले दिनों में जो 4 राज्य के इलेक्शंस होंगे वहां पर विपक्षी एकता का एक जो महत्वपूर्ण पिलर है वो और बड़ा हो जाएगा, उसकी ताकत में इजाफा ही होगा, कांग्रेस को लूज नहीं करना है कुछ। ऐसी स्थिति में जैसे इनका एक लाइन इन्होंने दिया, भले वो आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, इनका कहना यह है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर होगा। आप लोग सहमत है कि हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर होगा, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मोदी जी अगर जो चुनाव हारता हुआ देखेंगे ना तो पीओके में घुस जाएंगे? इसमें चर्चा रहता है ना मार्केट में जी, रहता है कि नहीं रहता है? तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। 2 बातें देखिए, इंडिया के लिए चुनौती इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब एक बहुत कमजोर गठबंधन का मुकाबला एक मजबूत गठबंधन से होता है तो उसकी कमजोर गठबंधन की जीत की संभावना तभी होती है या उसको मदद, उसको ऑक्सीजन तभी मिल पाता है जब मजबूत गठबंधन के खिलाफ या उस मजबूत गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर हो। वो अभी नजर नहीं आ रही है बीजेपी या केंद्र सरकार के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि, मैं भूल गया सर आपका सवाल, आपने जो पूछा। देखिए मेरा कहना यह है, अक्सर ये कहा जाता है, पब्लिक डोमेन में ये बातें रहती हैं, आम लोगों की बात रहती है कि मोदी जी को अगर जो अनुमान होगा कि हम चुनाव में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पीओके में घुस नहीं, तो मुझे लगता है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मुझे लगता है न पीओके न राम मंदिर, बीजेपी मोदी कम से कम बिहार बीजेपी की अगर बात करें या बीजेपी मोदी मॉडल की ज्यादा योगी मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। बुलडोजर आपको खूब सुनने को मिलेगा। जहां तक बात बिहार की है तो बिहार में बीजेपी सफल नहीं हो सकती है जब तक लालू नीतीश साथ है। मतांतर है, यही तो लोकतंत्र है। हाँ, यही लोकतंत्र है बिल्कुल। राजीव जी, हम बुलडोजर जो है ना, ये यूपी तक ही सीमित, यूपी तक ही रहे, वही बोल रहे हैं। अभी योगी बाबा के फेस को अभी बड़ा नहीं किया जाएगा, अभी बड़ा फेस मोदी ही रहेंगे जी। अच्छा, एक चीज आप लोग क्यों मिस कर रहे हैं? जो कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये पॉपुलेशन पॉलिसी। धीरेन्द्र जी, हम इस पे बताना चाहते हैं कि जब ये आएगा, बीजेपी किसी भी प्रकार से मुसलमानों को सड़क पे लाके प्रोटेस्ट करवाना चाहती है। जैसे ही मुसलमान सड़क पे आएंगे और उसके बाद हिंदू जब देखेंगे कि ये इतनी संख्या में है और वो लोग, हिंदू साइलेंट है, उग्र होंगे, हिंदू चुपचाप घर में रहेंगे, हिंदू जाके कमल, जाति की बेड़ियां टूट जाएगी, जाति की बेड़ियां टूट जाएगी। ये बतवा जो आप समझ रहे हैं जी, ये मुसलमान नहीं समझ रहा है कि हम रोड पर जाएंगे तो ध्रुवीकरण उधर भी नहीं, तो वो लोग निकलेंगे, वो लोग विरोध करेंगे। इसी बार किया ना, अतीक अहमद वहां मारे गए, यहाँ पटना में समर्थन कर दिया हनुमान मंदिर वाला वहां पे। मतलब तो जैसा हमको ये पता है कि मेरे सड़क पर निकलने के कारण आप भी सड़क पर निकलिएगा और आपकी तादाद बड़ी हो जाएगी, नेता बनने तो फिर हम क्यों निकलेंगे? बिहार और हिंदुस्तान है, यहाँ नेता बनने का जुनून थोड़ी है किसी का कम हुआ है। वो मुस्लिम का नेता शांत होगा तो कहेगा ना रे हमें करियो, वो शांत होगा, ऊपर से राज्य में भाजपा अगर चुनाव हार रही है तो वो प्रादेशिक मुद्दों की वजह से हार रही है। वर्तमान में जहां भी नहीं, प्रादेशिक मुद्दे नहीं, मैं यहाँ पे वर्तमान में जहां भी, ठीक है, वर्तमान आप काउंटर कीजिएगा, वर्तमान में जहां भी भाजपा की सरकार है, देखिए भाई, काउंटर कीजिएगा, इनकाउंटर मत कीजिएगा, लगता है इनकाउंटर नहीं, हम बोलना ये चाहते हैं कि बिहार में क्यों हार रही है भाजपा। नहीं, मुद्दे नहीं, मैं बता रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट में करप्शन राजीव भैया सुनिए, देखिए लालू नीतीश और भाजपा, ये हो गया 3 पार्टी। वो दोनों तो अपना वो है, भाजपा है।
तो ये दोनों क्या है, जब ये दोनों एक तरफ चले गए और ऊपर से कांग्रेस भी चली गई 6%, अब 15, 20 और 6 सब जोड़ के ऊपर से कम्युनिस्ट भी जब चला गया तो 50% लगभग वोट उधर है और भाजपा के पास 45% है। तो ये तय है कि 20-20 सीट के टक्कर हो रहा है। अब बाकी उसी में 5-6 ऊपर नीचे हो जाए तो कोई नहीं कह सकता है, मगर भाजपा बिहार में तो अब पहले की स्थिति में नहीं रहेगी। कुल मिला के मन स्थिति ये बन रही है कि ध्रुवीकरण होगा जी, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण राम मंदिर के निर्माण के कारण पूरे देश में जो कहा जा रहा है कि हम पूजा कराएंगे उसके कारण हो जाए, ज्ञानवापी के कारण हो जाए, और इस देश में ध्रुवीकरण अंतिम सेंटेंस, और इस देश में ध्रुवीकरण तब तक होगा जब तक इस देश में आखिरी मस्जिद है, तब तक इस देश में ध्रुवीकरण होते रहे। ये तो खैर बहुत बड़ी बात कह दी, उतनी दूर तक मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी दृष्टि उतनी दूर नहीं, उम्र का भी एक तकाजा है। इस चंक में इतना ही, आगे हम प्रादेशिक बात करेंगे।